चलो ठीक है, तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आपका शायद 11th चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल और प्रोसेसेस है, और 12वां चैप्टर है आपका ये बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, तो ये एक अपना अलग चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी से टोटली रिलेटेड है, तो बिल्कुल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने पहले वाला चैप्टर पूरा अच्छे से देखा है तो। ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर में हमने 15 लेक्चर देख लिए थे, जो कि आपकी पूरी बायोटेक्नोलॉजी को समझाने के लिए पर्याप्त थे। ठीक है, तो आपको आपने अगर वो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो का जो टाइटल होता है ना, उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। अगर आप मोर वाले ऑप्शन पे जाओगे, एक छोटा सा ऐसे एरो होता है, उस ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नजर आ जाएगा, और वहां पे सारे का प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके बिल्कुल उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग क्या क्या हैं, हमने जो इतनी मेहनत की थी वो किस लिए की थी, असल जीवन में हमने उसे उस उपयोग में लाया है कि नहीं लाया है, और लाया है तो कहाँ लाया है। ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग हैं, और असल ज़िंदगी में हमने उसको कितने उपयोग में लाया है, किन किन जगहों पे उपयोग में लाया है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे चैप्टर में देखनी है। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट में रिवीजन दे देती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी थी क्या। बायोटेक्नोलॉजी में हमने किसी भी जीव में बाहर से कोई वांछित डीएनए ला करके डाल दिया था। ठीक है, यही प्रोसेस हमने किस में की थी, बायोटेक्नोलॉजी में। एक डायग्राम के थ्रू समझो, ये मान लो क्या है, ये क्या है, वांछित डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए है ना, डिजायर्ड डीएनए। ये हमने किसी ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड डीएनए निकाला, और निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसे हम होस्ट कहते हैं, होस्ट में इस डिजायर्ड डीएनए को डाल दिया वेक्टर की हेल्प से। यही हमने अपने पूरे बायोटेक्नोलॉजी में किया था, कई स्टेप में किया था। ठीक है, और यही पूरी स्टेप हमारी क्या थी, पिछले चैप्टर की ये पूरा क्या है, पिछले चैप्टर का एक समरी है। पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, वांछित डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर की मदद से किसी होस्ट में डाल दिया था। ठीक है, अब होस्ट में डालने से हमें क्या क्या फायदे हुए, किन होस्ट में हमने डाला, क्यों डाला, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, इसकी एप्लीकेशंस आज हम देखेंगे। हमने कौन कौन से होस्ट में डाला है उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, किन से वांछित डीएनए निकाल करके डाला है उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम यही करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, हमने होस्ट में जब डाला तो हमने होस्ट से कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले थे, कुछ भी हमें निकालना था, इसी वजह से हमने होस्ट में डाला था उसे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि मतलब अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या उपयोग है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो चलो एक बात आप ध्यान देना, जब भी किसी वांछित डीएनए को, ये क्या है, वांछित डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए, जब भी डिजायर्ड डीएनए को किसी जीव में डालते हैं, जब इसे किसी जीव में डाल दिया जाता है तो उस जीव को हम आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहते हैं। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहते हैं, यहां लिख दे रही हूं मैं, कहते हैं। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानना।
when we insert desired DNA in any host, we call that host as genetically modified organism. Genetically modified organism यानी कि GMO। ठीक है, ऐसा कोई भी जीव जिसमें हमने वांछित डीएनए डाल दिया है उस जीव को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। ठीक है, ये रूपांतरित शब्द आपने पिछली बार देखा होगा, मैं कह रही थी रूपांतरण हो रहा है, तो अगर मैं पूरा कहूं तो उसे कहेंगे आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, यानी कि किसी जीन को हम डाल रहे हैं ना जीव में, तो आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कह रहे हैं, बजाय कि रूपांतरण कहने के हम रूपांतरित जीव कह दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ नई बात नहीं है, हमने पिछली बार देख रखा था ये, बस मैंने ये नाम आपको नहीं बताया था क्योंकि ये नाम इस चैप्टर में आपके दे रखा है। जब भी किसी वांछित डीएनए को किसी भी जीव में डाल दोगे तो उस जीव को हम कहेंगे आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव या फिर GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट में मैं कई बार GMO शब्द का इस्तेमाल करूंगी, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो और इसको जानना। ठीक है, इसके कई नाम हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं, अब नाम देखते हैं। GMO अलग अलग इसके नाम हैं जो आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे, वो नाम अभी हम देखते हैं। एक बार इसे उतार लो, आई होप आपने उतार ही लिया होगा। तो देखो GMO के दूसरे दूसरे नाम देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो हम जो शब्द यूज करते हैं उसके लिए वो कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया मतलब रूपांतरित जीवाणु, रूपांतरित जीवाणु। ठीक है, अगर GMO अगर कोई जंतु है यानी एनिमल है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल यानी कि परजीवी जीव। ठीक है, बस इसके अलग अलग नाम हैं, हल्का फुल्का सा इसमें अंतर होता है, बाकी कोई खास नहीं, आप इनको सेम मान के चल सकते हो। GMO कहे, ट्रांसजेनिक एनिमल कहे, या कह दे आपसे ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल्स। ठीक है, आप तीनों को एक ही चीज मानोगे। ठीक है, GMO सबके लिए आप डायरेक्टली कह सकते हो, सारे क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिनमें भी वांछित डीएनए आया है। अगर वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है तो उसे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया या रूपांतरित जीवाणु कह सकते हैं। अगर वो जीव कोई एनिमल है यानी जंतु है तो उसे आप ट्रांसजेनिक एनिमल या परजीवी जीव कह सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम हैं जो आपको ये पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अब चलो आते हैं एप्लीकेशंस पे। अलग अलग क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं। डस्टर, हाँ देखो, ठीक है, हेडिंग यही रहेगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, या एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप लिख लो। ठीक है, तो देखो पहला एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यानी कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग
कृषि के क्षेत्र में हम क्या उपयोग में ला सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग हो सकते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। चलो समझते हैं। यानी एग्रीकल्चर में हम ऐसा क्या कर दें कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाए। देखो, पहले हमें देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में समस्याएं क्या क्या हैं, कृषि के क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या हैं। पहले क्या होता था, पहले जो धान या गेहूं था, बहुत ज़्यादा फसल लोग उगाते थे लेकिन उसका प्रोडक्ट बहुत कम मिलता था, उत्पाद बहुत कम होता था, उत्पादन का दर बहुत कम था। मान लो आपने 2 बीघा खेत धान लगाया है लेकिन उसका उत्पाद मान लो आपका 2 कुंटल ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में 2 बीघा खेत में उत्पाद 2 कुंटल से कहीं ज़्यादा होता है। पहले उत्पाद बहुत कम होता था, पहले प्रोडक्ट हमें बहुत कम मिलता था, लेकिन अब हमने नई नई तरह की हाइब्रिड वैरायटी लानी शुरू कर दी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी लाने शुरू कर दी है, जिसकी वजह से उत्पाद बढ़ गया है। तो पहला काम बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, कृषि के क्षेत्र में उत्पाद को बढ़ा देना, प्रोडक्शन को बढ़ा देना। यानी हमें क्या करना है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी हमारी फसलें हैं, जो भी क्रॉप्स हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा देना, यानी उसकी गुणवत्ता और उसके उत्पादन में वृद्धि कर देना। ठीक है, ये चीज़ वृद्धि कर देना हमारा क्या है, कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो पहला हम पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यानी जो आपके क्रॉप्स हैं, जो आपकी फसलें हैं, ठीक है, फसलों की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, ये आपका पहला पॉइंट है। यानी हम चाहते क्या है बायोटेक्नोलॉजी से, पहला काम तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फसलें हों वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो। यानी ऐसा नहीं है कि खराब उत्पाद हमें मिल रहा है, नहीं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसा किसमें किया गया है। हमने सोचा क्या, हमने इसको कैसे किया समझना। पहले क्या होता था, धान या गेहूं की जो पौधे होते थे वो लंबे लंबे होते थे, लंबे लंबे होने की वजह से जब हवा चलती थी तो वो गिर जाते थे। ठीक है, क्योंकि कमज़ोर होते हैं, लफ जाते थे, जिसकी वजह से जो भी धान काटने वाले होते थे उनको उत्पाद कम मिलता था, क्योंकि लफने की वजह से, ज़मीन में टच होने की वजह से वो जो उसमें क्रॉप्स होंगे, जो भी ग्रेन होंगे वो सड़ सकते हैं। ठीक है, पानी में लग के वो खराब हो सकते हैं। तो पेड़ के लफने की वजह से हमें नुकसान हो रहा था। तो हम चाहेंगे कि अगर बहुत लंबा पेड़ ना बना करके हम छोटा पेड़ बनाएं, छोटा पौधा बनाएं, जिसमें उतना ही उत्पाद लगे, बल्कि ज़्यादा ही लगे, बस उसकी हाइट क्या हो, छोटी हो, तो उसके लफने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई, किसकी, राइस की। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। सेमी ड्वार्फ वैरायटी का मतलब होता है अर्धवामन किस्में। यानी कि ऐसा भी ना हो कि प्लांट बहुत ही छोटा हो जाए। ड्वार्फ मतलब होता है, वामन मतलब होता है बौना, बहुत ही छोटा। सेमी मतलब होता है अर्ध, यानी आधा, यानी कि ऐसा नहीं हो कि बहुत छोटा हो जाए, हाँ थोड़ा छोटा हो। जैसे एक तो हम कहते हैं एक बड़े साइज का हो, एक मीडियम हो, एक छोटा साइज। छोटे वाले को हम कहते हैं वामन या ड्वार्फ। ठीक है, बड़े वाले को हम कहते हैं टॉल या लंबा, और बीच वाले को हम कहते हैं सेमी ड्वार्फ, यानी कि अर्धवामन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम चाहते थे हमारी फसलें हवा चलने की वजह से लफेंगे नहीं तो हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमने क्या किया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई, किसकी,
धान की, ठीक है, धान की यानी राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई। तो मैं इस चीज को लिख दे रही हूं, अर्धवामन किस्में, मुझे पहले ये लिखना था, धान की अर्धवामन किस्में, अर्धवामन किस्में, ठीक है, धान की अर्धवामन किस्में, यानी जो धान है उनकी सेमी ड्वार्फ वैरायटी, ताकि उसके उत्पादन में वृद्धि हो सके। ये किसके लिए कर रहे हैं? उत्पादन में वृद्धि के लिए, क्वांटिटी में वृद्धि के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज, ठीक है। अब कहोगे ऐसी कौन सी चावल की किस्में हैं, उनका नाम भी बताओ, तो उनका नाम बता देती हूं मैं। उनका नाम है जया और रत्ना। ये धान की वैरायटी है, ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है। जया और रत्ना धान की वैरायटी हैं। जैसे आप जानते होगे बासमती चावल, काला नमक, वैसे ही जया और रत्ना भी धान की वैरायटी है जो कि इंडिया ने डेवलप की है, ठीक है। ये हमारी कंट्री की अचीवमेंट है कि हमने ऐसी वैरायटी बनाई है, इसलिए नाम भी हमारी कंट्री जैसा है। अगर फॉरेनर ने बनाया होता तो पता नहीं क्या क्या नाम वो रख देते। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने बनाया है, जो नाम हमने रखा है जया और रत्ना। ये आपके इस चैप्टर में नहीं दे रखा है, चैप्टर नंबर 9 में दे रखा है इसका एग्जाम्पल, लेकिन ये आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ आपको याद करा दिए, ठीक है। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, धान की अर्धवामन किस्में बनाने से हमें क्या फायदा मिलता है? उसके उत्पादन में वृद्धि होती है, और ऐसे धानों का एग्जाम्पल क्या है? जया और रत्ना, ठीक है। तो अभी तो हमने एक काम किया, अभी हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में, सिर्फ और सिर्फ मात्रा में वृद्धि की है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि क्वालिटी में वृद्धि है, यानी कि उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हमने जो की है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए आप ये हेडिंग डाल के ये पहला पॉइंट में ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर पहला पॉइंट में एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये किसके लिए था? उत्पादन में वृद्धि, यानी मात्रा में वृद्धि के लिए था। ये आपका, इसको मैं नंबर 1 लिख देती हूँ, ये आपका इसमें पहला एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे पास क्योंकि जगह की कमी है तो मैं इसे मिटा कर ही दूसरा एग्जाम्पल लिखूंगी, तो आप इसको एक बार नोट कर लो। ये शायद यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इसे। उत्पादन में वृद्धि मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीज करना, ठीक है, बात समझ में आई। चलो मिटा देती हूँ मैं इसे अब, 1 मिनट। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल है पोषक तत्वों में वृद्धि, पोषक तत्वों में वृद्धि। पोषक तत्वों में वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगी? उसकी क्वालिटी में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, है ना। तो पोषक तत्वों में वृद्धि करना यानी कि टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या कर देना है? हमें वृद्धि कर देना है। न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों में हमें क्या करना है? वृद्धि करना है। तो हमने धान के पोषक तत्वों में वृद्धि कर दी है, जो कि एग्जाम्पल है आपका इसका जो, अगर मैं आप इसे एग्जाम्पल कहूँ तो एग्जाम्पल है विटामिन ए एनरिच्ड राइस, यानी कुछ धान की फसलों में हमने विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा दिया है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो विटामिन ए समृद्ध धान,
यानी अगर धान में हम विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी विटामिन ए पोषक तत्व की मात्रा हम बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कम चीज़ें खाने पे हमें ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। ये भी क्या है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कर सकते हैं। यानी हम कोई ऐसा पौधा लेंगे जिसमें विटामिन ए का मात्रा बहुत ज़्यादा बनता हो और इसे इस धान वाले पौधे में उसका जीन निकाल करके इसमें डाल देंगे और फिर इसे उगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही काम हम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही हो सकता था। ठीक है, तो हमने कृषि क्षेत्र में पहला चीज देखा कि फसलों की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि, यानी टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो उसमें हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए। पहला, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाना ताकि उसका मात्रा में वृद्धि कर सके हम। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल था जया एंड रत्ना। दूसरा चीज हम ये कर सकते थे कि प्रोटीन समृद्ध बना दे, पोषक तत्वों की वृद्धि कर दे, तो विटामिन ए एनरिच्ड राइस। इसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा तो मैं आपसे एक्स्ट्रा प्रेशर देके आपको एक और एग्जाम्पल नहीं याद करवाना चाहती। ठीक है, बस आप इतना याद रखो कि विटामिन एनरिच्ड राइस हमने बनाया है, विटामिन ए। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखो। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये तो पहला पॉइंट था कि हम चाहते थे कि क्वालिटी और क्वांटिटी में वृद्धि हो। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं मिटा के आपको दूसरा पॉइंट बताती हूं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। यानी कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करना, नुकसानों को कम करना। ठीक है, कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करना। ऐसा होता है ना, कई बार कोई भी चीज हम रखते हैं वो खराब हो जाती है। जैसे अगर मैं टमाटर की बात करूं, टमाटर का उत्पादन किया जाता है तो कुछ ही दिन में टमाटर खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा उस चीज से, हम ज्यादा समय तक टमाटर को नहीं रख सकते। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा काम किया जिससे टमाटर जल्दी खराब ना हो। ठीक है, उन्होंने मान लो सेब है, सेब जल्दी खराब नहीं होता, तो उससे जीन निकाल के हो सकता है उन्होंने टमाटर में डाल दें। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो कहीं भी बाहर से जीन निकाल करके हम टमाटर के पौधों में डालेंगे ताकि जब टमाटर बने तो वो ज्यादा समय तक टिक सके, जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो ऐसा टमाटर बनाया भी गया है। उस टमाटर का नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक है, उस टमाटर का नाम है, इसका एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ कि कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में एक एग्जाम्पल आता है आपका फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, फ्लेवर सेवर टमाटर। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्लेवर सेवर टमाटर, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और लगभग महीनों तक आप इसे आराम से रख सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादातर मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करने के काम आते हैं, यानी ऐसी कंट्रीज को भेजने में काम आते हैं। जैसे मान लो इंडिया में टमाटर का उत्पादन बहुत हो रहा है तो हम दूसरी कंट्री में इसे निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। पता चला जब तक निर्यात कर रहे हैं टमाटर सड़ गए। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हम फ्लेवर सेवर टमाटर यूज करते हैं। ठीक है, वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। आपने देखा होगा पहले जो देसी टमाटर होते थे वो जल्दी खराब हो जाते थे, लेकिन आजकल जो टमाटर आते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, पहले की अपेक्षा से, और इससे भी बेहतरीन तरीके के आते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों को कम कर दिया। कटाई कहने का मतलब हार्वेस्ट लेना, यानी कि टमाटर को तोड़ तोड़ के रखने के बाद नुकसान होने से बचाना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा उपयोग था किसका, कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का, ये दूसरा उपयोग था। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे उपयोग की तरफ, उसे समझते हैं। चलो एक बार आप इसे नोट कर लो।
तीसरा पॉइंट देखते हैं, टू क्रिएट एबायोटिक रेजिस्टेंस क्रॉप, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्रॉप, स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्रॉप यानी अजैव प्रतिबलों के प्रति सहिष्णु फसलें यानी ऐसी फसलों का निर्माण करना जो अजैविक प्रतिबलों के क्या हो, सहिष्णु हो, यानी कि टॉलरेंट, टू क्रिएट एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्रॉप या टॉलरेंट भी कह सकते हो आप। मतलब कि एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि सूखा पड़ना, ठीक है, बहुत अत्यधिक बारिश हो जाना, जो भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी होना, ये सब क्या है, स्ट्रेस है प्लांट के लिए। ये प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस परिस्थितियों में भी प्लांट जिंदा रह सके ऐसा हमें पौधे को बनाना है, ठीक है। जैसे हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जो हो किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखो, पढ़ाई करते रहो, अच्छी मुकाम पे पहुंचो, ठीक है। तो इसी तरह जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने चाहा कि हमारा प्लांट जो रहे किसी भी परिस्थिति में बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हमें दे। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं अजैव प्रतिबलों। अजैव प्रतिबल क्या क्या हो सकते हैं आपके, ये हो सकता है सूखा, ये हो सकता है सूखा, अत्यधिक वर्षा, ठीक है, और ठंडा या अत्यधिक तापमान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक आपदाओं से क्या हो सके, ये उसके प्रति भी रेजिस्टेंस रह सके जितना हो सके उतना, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि अजैव प्रतिबलों के प्रति सहिष्णु फसलें हो हमारी, ताकि हमें नुकसान कम से कम हो। अगर सूखा भी पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि सारी फसलें बर्बाद हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह की फसलें बनाना जो एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस हो, यानी कि अजैव प्रतिबलों से अपने आप को बचाए रख सके, ठीक है। तो कुछ काम हम ऐसा कर पाए हैं, पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ सही हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी देन है, बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है, ओके। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं लिखवाना, इसमें भी आप सेमी ड्वार्फ वैरायटी सोच सकते हो। सेमी ड्वार्फ वैरायटी क्या है, आंधी चलने पे लफेगी नहीं, ये भी एक तरह का आपका एबायोटिक रेजिस्टेंस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप उसको इसमें लिख सकते हो, पर मैं दोबारा नहीं लिखवा रही। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, ठीक है। इसको मैं मिटा रही हूं, तब तक आप इसे नोट कर लो। चौथा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, जो कि है to increase the efficiency of crops to utilize nutrients। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, ठीक है। यानी कि ऐसे पौधे बनाना जो कि अगर आप कम भी उसको पोषक तत्व दे रहे हो तब भी वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसे उपयोग में ला सके। यानी हमने क्या कर दिया, पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि कर दिया। यानी मान लो कोई जानवर है, आप पहले उसे 1 लीटर दूध पिलाते थे, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो अच्छे से पी नहीं पाता था, कुछ वहीं पे छोड़ देता था, कुछ ही पी पाता था। लेकिन हमने उसे मोटिवेट कर दिया कि सारा दूध वो खत्म कर दे, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया, उसने अपने आप को जितनी भी मात्रा दी गई है उसमें अपने आप को पूरी तरह से
पूरी तरह से सही कर लिया, अपनी ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी कर ली। तो पौधों को ऐसा बना देना कि जितना भी आप खनिज दे रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो उपयोग में ला सके, ऐसी क्षमता में वृद्धि करना कहलाता है आपका पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, यानी पौधों द्वारा न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना। ठीक है, तो ये भी काम हम करवा सकते हैं किसकी मदद से? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, अब ये कैसे करवाते हैं, ये पूरी प्रोसेस हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। कहीं से जीन निकालेंगे, उस पौधे में डालेंगे, फिर उस पौधे को उगाएंगे और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, जो भी हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी घर पे तो नहीं की जा सकती, ये लैब वगैरह में की जा सकती है और करी भी जाती है। ठीक है, तो ये आपका चौथा फायदा था किसका? बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पांचवा और लास्ट एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, और जो कि इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसको हमें डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, तो पांचवा आप एप्लीकेशन लिखो, इसका पांचवा उपयोग लिखो बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में। पांचवा उपयोग आप क्या लिखोगे? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। टू मेक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ठीक, यानी कि पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल बनाना। ठीक है, यानी ऐसी फसल बनाना जिसमें हमें पेस्ट रेजिस्टेंट, जिसमें कीड़े वीड़े ना लगे हमारी फसलों में। हम चाहते हैं हमारी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन मान लो उसमें कीड़े लग गए तो क्या करोगे? तो उससे भी बचाव के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो हम ऐसी फसलें बना दें जिसपे हमें कोई भी कीड़े मारने वाली दवाएं का छिड़काव ना करना पड़े, पहले से ही वो उसके लिए क्या हो? प्रतिरोधी हो, यानी कि रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप बनाना जो क्या हो? इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंस हो, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस हो, उसको हम कहते हैं आपकी पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें। ठीक है, यानी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल होगा बीटी प्लांट्स, और दूसरा इसका एग्जाम्पल होगा आरएनए इंटरफेरेंस इन प्लांट्स। ठीक है, इसके अंदर ये हम दो हेडिंग लिखेंगे। इस दो प्रक्रियाओं की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं। ये दोनों प्रक्रिया क्या हैं? हम आने वाले लेक्चर में इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बस एग्जाम्पल लिख के छोड़ रही हूँ। आने वाले लेक्चर में आप बीटी प्लांट्स और आरएनए इंटरफेरेंस इन प्लांट्स ही पढ़ोगे। ठीक है, तो ये था 5 उपयोग कृषि के क्षेत्र में। ये 5 उपयोग किसके थे? बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं कि मेडिकल फील्ड के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि दवाएं बनाने के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, यानी चलो लिखते हैं, यानी चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है, चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग। क्या क्या प्रयोग है चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी का, इसको भी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। इसमें हम 3 हेडिंग पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला होगा आनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन। ठीक है, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन।
पढ़ेंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ पूरे चैप्टर का, ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, पहले पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन चैप्टर शुरू, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है तो मेन चैप्टर समझने में बहुत आसानी होती है। सेकेंड चीज़ देखो, सेकेंड चीज़ है जीन चिकित्सा। चिकित्सा 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 आई एम सॉरी, जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। चौथा की अगर मैं बात करूं, तीसरा इसका उपयोग क्या है? तीसरा उपयोग है इसका आणविक निदान में। आणविक निदान यानी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। ये सब चीज़ें क्या हैं एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, कुछ लोगों में इंसुलिन नहीं बनता है तो इंसुलिन हमें बाहर से देना पड़ता है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बना सकें, वही हम पढ़ेंगे पहली हेडिंग में, ठीक है। दूसरी हेडिंग में अगर किसी को अनुवांशिक विकार है, इसके लेक्चर भी मेरे आ रहे हैं कि अनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको ठीक करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये है आपके हम सेकेंड हेडिंग में पढ़ेंगे। तीसरी हेडिंग है आणविक निदान यानी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आप जानते हो, कोई भी बीमारी होती है, खून जांच करवाने आप जाते हो, उसी को डायग्नोसिस कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे डायग्नोसिस करेंगे ये भी हमें सीखना है, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इन तीन प्रक्रियाओं से। इन तीनों प्रक्रिया को हम एक एक करके पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में पहले तो हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन, बीटी प्लांट, फिर हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, फिर हम इन तीनों को पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में जो हमारा तीसरा उपयोग है बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि होगा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में, पारजीवी जीव बनाने में, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा आप हेडिंग लिख लो, ये तो आपका दूसरा एप्लीकेशन था ना, ये दूसरा था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ये दूसरी हेडिंग थी हमारी। तीसरी हेडिंग हम देखते हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब कि आपका पारजीवी जीव, ठीक है। पारजीवी जीव के रूप में, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, के रूप में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, ये आपके तीसरा उपयोग जो हम देखेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो तीसरा उपयोग है मैं आपको वहीं पे बताऊंगी जब एक किनारे से मैं आपको ये पढ़ाना शुरू करूंगी, ये तीसरी हेडिंग। सो इन्हीं तीन हेडिंग में हमारे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहली हेडिंग था कृषि के क्षेत्र में उपयोग, उसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। 5 में से आखिरी पॉइंट जो था, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना था, उसमें 2 चीज़ें हमें पढ़नी है और बाकी कृषि में कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 चीज़ें पढ़नी है, जो कि बीटी कॉटन है और दूसरा है हमारा आपका आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में हमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग पढ़ना है, जो कि 3 हेडिंग में हम खत्म करेंगे। फिर लास्ट हमारा होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल के फॉर्म में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ये हमारी तीसरी हेडिंग होगी और जब मैं ये हेडिंग पढ़ाऊंगी तभी इसके एग्जाम्पल्स मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही है। मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरऑल आइडिया दे दिया और ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं है। अगर आपने पिछला चैप्टर समझा है तो इस चैप्टर को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं भी समझा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बीटी प्लांट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का।
इस पूरे चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक आपका बीटी प्लांट और दूसरा आपका आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि कल और परसों के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।